हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब? वेल, इट्स द एपिसोड 3rd ऑफ जानवी's क्रिएटिव कॉर्नर एंड इट्स योर होस्ट जानवी फैबियानी। वेल, आज है हमारे साथ भोपाल के वन ऑफ द प्रोमिनेंट टॉप बेस्ट कंटेंट क्रिएटर एंड साथ ही ये है एक न्यूज एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट एंड अ लॉट मोर। एंड मैं यही सोच रही हूँ कि एक इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज कैसे हो सकती है, बट ऑफ कोर्स ही इज नन अदर देन मिस्टर रवि मीणा। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया एंड थैंक यू सो मच, आपने जीसीसी को इतना टाइम दिया, इतना टाइम निकाल के आप आए हैं, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, पहली बार किसी ने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। जानवी's क्रिएटिव कॉर्नर बहुत अच्छा नाम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंक यू। वेल, आपकी इंस्टाग्राम आईडी, आपका जो यूजर नेम है रवि की बकबक, हाँ। कोई खास वजह है इस यूजर नेम की? बकबक का इन द सेंस ये था कि मेरा ऐसा मानना था कि मैं बहुत पहले से बकबक करते आ रहा हूँ, लाइक कि मिमिक्री करता था। तो रात में 10 बजे जो आप सनसनी देखते थे, सनसनी आता था कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, वो सबसे स्टार्ट किया धीरे धीरे चैनल पे। फिर अचानक से दिमाग में आया कि क्यों ना भोपाल में रह के भोपाली बोली जाए। हमारी भोपाली जो है, लोकल भोपाली, वो अधिकतर लोग कहते हैं कि उसमें गाली बहुत ज़्यादा दी जाती है। है ना? तो मैं ऐसा चाह रहा था कि बिना गाली भोपाली। तो वो मेरे माइंड में सेट आया और मैं पहले से बकबक करता था, तो मेरा दिमाग चला, किसी से पूछा और किसी से सलाह बिना लिए सीधा नाम डाला रवि की बकबक। और होपफुली वो इतना प्यार मिल रहा है आप सभी का, काफ़ी अच्छी वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो ऐसा कभी सोचा था कि बकबक करते करते ही वीडियोस वायरल हो जाएंगी, लोगों को कंटेंट पसंद आएगा, जो हमारी ऑडियंस है उनको इतना कंटेंट पसंद आएगा? वो ऐसा था कि लोगों को इसलिए भी पसंद आया कि थोड़ा सा हटके मैंने दिखाया, प्रेजेंटेशन जो मेरा था वो थोड़ा सा हटके लोग बताते हैं। मैंने जो किया सो वो तो आके बस खड़ा हो गया और स्टार्ट कर दिया। लोगों ने बताया कि बिना गाली के जो मैं भोपाली बोलता हूँ तो उसमें काफ़ी कुछ है। भोपाल ही नहीं, भोपाल के बाहर से जितने भोपाल के लोग बाहर रह रहे हैं, मुंबई में या गुजरात कहीं से भी, आगरा, सब मेरे पास मैसेज आते हैं कि सब बहुत खुश होते हैं कि आप बिना गाली के भोपाली बोल रहे हो, तो अच्छा लगता है ये सब। ओके, और ये भोपाली बोलकर आप वीडियोस बनाते हैं? हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं भोपाली हूँ, प्योर भोपाली हूँ। ओके। तो भोपाली अगर भोपाली ना बोले तो किस काम का भोपाली? एग्जैक्टली पॉइंट। तो ये जो आप करते हैं मिमिक्री, हाँ, कहाँ से आया ये आइडिया मिमिक्री? वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो खैर ठीक है, मिमिक्री आर्टिस्ट? मिमिक्री का वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का सिलसिला मिमिक्री से ही शुरू हुआ। कैसे? क्योंकि वॉइस मॉड्यूल करना, अलग अलग आवाज़ें निकालना गले से, तो ये सब मेरा 5th या 6th क्लास में मैं था जब पहली बार मैंने सनी देओल को मिमिक किया था। मैंने नहीं किया, अचानक से किसी बात पे बहस हो रही थी तो उसमें सनी देओल का हल्का सा पंच आया। तो जो लोग जिससे लड़ाई हो रही थी वही इंटरेस्ट लेके मेरे को बोलता है कि भाई सनी देओल जैसे बोल रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने फिर दोबारा सेम वर्ड रिपीट की, तो उससे मेरे को दिमाग में क्लिक हुआ कि मुझे ये मिमिक्री करनी चाहिए। ओके। आप सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स को मिमिक करते हैं या अदर देन दैट? हाँ, इसके अलावा भी मैं काफ़ी जैसे पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उनको मैं मिमिक करता हूँ। और सबसे अपने देश के चहीते मोदी जी, उनकी भी आवाज़ में निकाल लेता हूँ थोड़ी बहुत। उसके अलावा राहुल गांधी हो गए, अरविंदर केजरीवाल जी हो गए, लालू जी हो गए, तो ऐसे कई राजनेता हैं बॉलीवुड स्टार्स के अलावा भी, इनको मिमिक करता हूँ मैं। ओके, सो मैं तो चाहती हूँ, साथ ही हमारी ऑडियंस भी चाहती है कि आप मिमिक करें, पहले तो बॉलीवुड स्टार्स को, सनी देओल के साथ। ओके। ओए, आज जानवी ने बुलाया मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और देखते हैं, अगर किसी ने ये पॉडकास्ट नहीं देखा तो ये 2.5 किलो का हाथ उठ जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग, ऐसा लग रहा था खुद सनी देओल ही आ गए सामने। ओके, नेक्स्ट इज नाना पाटेकर। अच्छा है भैया, ये पॉडकास्ट आपको देखना पड़ेगा, वरना आंखें ऐसे बाहर आएगी, जबान ऐसे बाहर आएगी, देखना जरूर। कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट इज अमिताभ बच्चन। नमस्कार देवियों सज्जनों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आए, आप देख रहे हैं जानवी's क्रिएटिव कॉर्नर। आए और देखिएगा भैया, इनको देखिए, बढ़िया कर रही हैं और हमें बुलाया है आज। आए, अमेजिंग अमेजिंग, लव इट। जो टैलेंट है ना आपके पास, अमेजिंग। नेक्स्ट इज राहुल गांधी जी। देखिए भैया, देखिए इन्होंने मोदी जी को छोड़ के भैया मुझे बुला लिया। अब भैया यहाँ पे कुछ गजब करके जाना पड़ेगा, वरना यहाँ भी मुझे वो जो आप लोग मुझे कहते हैं वो बोल दिया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, देवियों और सज्जनों,
मित्रों, इंस्टाग्राम ने पॉडकास्ट को जन्म दे दिया है और यही पॉडकास्ट करने मैं जानवी के पास आया हूँ, देखिएगा जरूर। What a brilliant talent you got. What a brilliant talent. I was like मैं सबको एक ही साथ में देख रही हूँ, मिक्स पर्सनैलिटी। मैं मतलब सबको एक साथ यहाँ बैठ के देख रही हूँ कि वो लोग मेरे सामने हैं, मतलब इतनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज मेरे सामने हैं। लव इट, लव जितना हो सकता है उतना कर देता हूँ, बाकी सब तो आप लोगों का प्यार है जी। थैंक यू सो मच। वेल ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल दो, कैसा भी कंटेंट बना लो, वो वायरल हो जाता है। ठीक है, बिना सोचे समझे हम कुछ भी पोस्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आपका ऐसा कोई कंटेंट जो वायरल हुआ हो, या फिर आपकी ऑडियंस ने आपको बोला हो कि ये कैसा कंटेंट है, मतलब हमें समझ नहीं आया, या फिर किसी को मतलब लीड कर गया हो या फिर पिंच कर गया हो, कोई ऑफेंड हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा अभी तक तो एक भी कंटेंट में नहीं हुआ, बट हाँ ऐसा था कि बिना सोचे समझे कुछ बना के मैंने डाल दिया और वो बहुत वायरल हो गया। लाइक मेरी एक राजश्री, भोपाल में राजश्री बहुत खाते हैं, तो राजश्री गुटके को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो मैंने बस ऐसे ही, मैं खड़ा हुआ था और मैं किसी को देख रहा था राजश्री खाते हुए। वहाँ से जो तरीका था उसका राजश्री खाने का, कि किस तरीके से राजश्री का अलग अलग वेरिएशन होते हैं, जो गुटखा खाते हैं ना उनका सबका एक अलग तरीका होता है। तो वो देख के मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, फटाक से बंदे को बोला, मैंने मोबाइल पकड़ और देन आई विल शूट माय रील। उसके बाद जो वो रील डालने के बाद मैंने सोचा नहीं चलेगी, कौन ही देखेगा, लेकिन वो 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, तो काफ़ी अच्छी वो चली गई। तो वो ऐसा होता रहता है सोशल मीडिया पे, कुछ भी वायरल हो जाएगा। ओके। तो क्या सोशल मीडिया ने आपको आपके करियर के ग्रोथ के लिए, आपके करियर ग्रोथ में हेल्प करी है? हाँ, बहुत कुछ की है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं थे, जब मैं कुछ नहीं था, रील डालने के बाद जब एक पॉपुलैरिटी आती है, लोग जानने लगते हैं, उसके बाद तो नई नई चीज़ें करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, लोग नए आइडियाज़ आपको सजेस्ट करते हैं, तो काफ़ी कुछ हेल्प करता है सोशल मीडिया। बट ये है कि जितना आपके लिए सोशल मीडिया प्लस का काम करता है, उतना ही माइनस का भी काम करता है। तो सोच समझ के आपको देखना चाहिए, डालना चाहिए, ये मेरा सजेशन। ऑलराइट, सो आजकल सोशल मीडिया क्रिएटर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उन्हें हर वक्त एंगेजिंग कंटेंट बनाना है, एंटरटेनिंग कंटेंट क्रिएट करना है। लेकिन जब कभी ऐसा नहीं हो पाता है, किसी सिचुएशन की वजह से हम नहीं हैंडल कर पाते हैं चीज़ों को, तो प्रेशर बहुत हो जाता है कि हम कैसे अपनी ऑडियंस को एंगेज रखें हर वक्त। तो आपने कभी ऐसा कोई प्रेशर फील किया है अभी तक? कई बार हो जाता है, कभी कभी जैसे कंटिन्यूटी आपको इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम है कि आपको परमानेंट वहाँ पर रहना है, तभी आप लोगों में बने रहोगे, तभी आपकी जो रीच है वो अपग्रेड होगी। तो वो होता है, कई बार नहीं बना पाते, सिचुएशन हो जाती है, गैप हो जाता है 2-2, 3-3, 4-4 दिन का, तो नहीं कर पाते हैं काम, तो प्रेशर तो होता है। आई ऑल्सो फील दी सेम, मतलब मुझे भी किसी को कंटेंट एडिट करवा के देना था मेरे क्लाइंट्स को, बट समवेयर और दी अदर वो कभी कभी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं ऐसा। तो व्हाट डू यू थिंक कि मिमिक्री करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ओरिजिनल जो कंटेंट है उसी पे काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ऑडियंस के लिए? डिपेंड ऑन सिचुएशन। लाइक मैं एक एंकर भी हूँ साथ में, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें हर जगह सेम नहीं करना होता। एक एंकर के लिए वो सिचुएशन होती है, जगह के हिसाब से, वहाँ के माहौल के हिसाब से, या इवेंट के हिसाब से, वो किस टाइप का इवेंट है कि नहीं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वेरिएशन आपको रखने पड़ते हैं, है कि नहीं। अगर आप सेम करते रहोगे तो आप एक दिन पब्लिक के माइंड से हट जाओगे। कोई भी आप सेम कंटेंट है, अगर आपको मार्केट में रहना है, क्योंकि जो व्यूअर्स आज के हैं इंस्टाग्राम के, सोशल मीडिया के जितने व्यूअर्स हैं, उनको डेली कुछ नया देखना है। इसीलिए जो आपका सवाल था कि इंस्टाग्राम पे कुछ भी वायरल हो जाता है, तो ये सही है कि कुछ भी वायरल हो जाता है। तो यही कारण है कि हमको और आपको शॉर्ट में कुछ नया देखने की आदत है, तो इसलिए आप हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होता है, तो हमेशा मिमिक्री काम नहीं होता। एंकरिंग के वक्त ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका हमें परमानेंटली मतलब एकदम प्रायर में ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो हमारे फ्रेशर्स हैं एंकरिंग की फील्ड में, जो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने करियर की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो वो एंकरिंग के वक्त ध्यान रखें कि उन्हें वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए?
देखिए सबसे बड़ी बात है आपका जो बोलचाल है। हाँ, जैसे कि आप स्टेज पे जाने के बाद क्या बोल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है, उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें ख़राब कर जाती है, हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो हमको पब्लिक को इंगेज करते हुए, जो सामने हमारे पब्लिक है वो किस पे, आपकी किस बात पे रिएक्ट कर रही है, उसका इंटेंशन आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको किस बात पे, आपकी किस बात पे पब्लिक को अच्छा लग रहा है या पब्लिक आपसे कैसे कनेक्ट हो रही है, वो आपका पूरा डिपेंड करता है कॉन्वर्सेशन पे। और हमेशा अगर आप एज ए एंकर हैं तो खुद में स्टेज बहुत बड़ा होता है, कई बारी तो हमें नीचे भी जाना पड़ता है पब्लिक में भी। तो एक स्टेज अगर एंकर को दिया जाता है तो वो ये ना कि खुद में खो जाए, जो उसको स्क्रिप्ट मिली है या जो भी उसको जैसा भी उसको वहाँ पे थीम मिली हो, खुद में नहीं खोना चाहिए। एंकर को हमेशा पब्लिक के बीच एंगेज रहना चाहिए। हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में उसको पब्लिक अटेंशन लेना ही चाहिए। इसका इफेक्ट बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। एंकर वही होगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जिस पे स्टेज फेयर नहीं होगा, तो वही लोग एंकर बनेंगे। ओके, सो इससे तो मुझे बहुत टिप्स मिली है कि एंड यू नो सोशल मीडिया के अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी है। हम अगर कहीं भी जाएंगे तो हम सबसे पहले कहीं और नहीं तो स्नैप पे वो स्नैप की फ़ोटो क्लिक करके हम बताएंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं। इवन अगर हम घर पे ताला भी लगा देते ना तब भी हम डन, वी आर गोइंग, वी आर ऑल सेट फॉर गोइंग। बहुत लूपहोल्स हैं इसके। मैं भी स्नैपचैट पर हूँ, लेकिन होने के बावजूद भी वहाँ नहीं हूँ। मैं वो जो स्नैप्स आजकल लोग कंटिन्यूटी उसमें टाइम देते हैं, अटेंशन देते हैं कि हाँ ये क्लिक करने के बाद 20 लोगों को 25 लोगों को स्नैप सेंड करनी है। वो जो कुछ आजकल वो स्ट्राइक क्या बोलते हैं, स्ट्रीक्स जो चल रही है उस पर, उसके अकॉर्डिंग। तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको कोई जज कर रहा है या आप पे कोई नज़रें बनाए बैठा है, आपका स्नैप पे ऐड है, इंस्टाग्राम पे ऐड है, तो चोरी के मामले बहुत हो सकते हैं आपके साथ। आपने क्या किया, घर पे गए, स्नैप बनाई, ताला लगा रहे हैं, उसकी स्नैप डाल दी। अब वो चोर को पता चल गया कि अब भाई ताला लग चुका है, वो आएगा, ताला तोड़ेगा, सामान लेके गायब हो जाएगा। तो आपकी एक स्नैप आपका घर लुटवा सकती है। तो सोशल मीडिया जहाँ तक अच्छा है उतना ही ख़राब भी है। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप उसका यूज़ कैसे करें। ऑलराइट, सो इमोशनल वॉइस ओवर डिलीवरी के लिए वोकल वार्म अप और एक्सरसाइज हेल्पफुल होती है या नहीं? मतलब ऐसे तो बहुत सारे पिचेस हैं जिसमें हमें बोलना है, लाइक इमोशनल हो गया, सैड सीन हो गए, तो इसमें हमें वॉइस, मतलब हमें वॉइस को मॉड्यूल करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं आप, और ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो वॉइस ओवर के वक्त हम ध्यान रखें? देखो, वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है कभी भी। आप किसी भी फील्ड के लिए, आप चाहे यहाँ अपन आपके साथ काम कर रहे हैं, इसके लिए भी हमने बहुत सारी प्रिपरेशन की है। तो चीज़ें में वार्म अप बहुत ज़रूरी है। आप वॉइस ओवर हो या न्यूज़ एंकर हो, रिपोर्टर हो, एक्टर हो, डजेंट मैटर, हर जगह वार्म अप ज़रूरी है। यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको बरकरार रखने के लिए आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर वॉइस ओवर के लिए। वॉइस ओवर, एक तो वॉइस ओवर वही होता है जिसकी आवाज़ में थोड़ी खनक हो, लचक हो, अदा हो, वही वॉइस ओवर करते हैं, हर कोई कर भी नहीं पाता। तो वॉइस ओवर के लिए डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में वॉइस ओवर कर रहा है, किस चीज़ के लिए कर रहा है, या किसी सीरियल के लिए है, किसी भी फील्ड के लिए है। तो उसमें अगर सैड की बात करें तो सैड के लिए उसको फील करना होगा कि वो जो कैरेक्टर है जिसके लिए आप वॉइस ओवर कर रहे हो, वो जो स्क्रीन पे चल रहा है सेम आपको वो फील करना होगा। तब आप उसकी आवाज़ से जो लिपसिंग हो रही है वहाँ आपकी मैच होगी। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप सैड कर रहे हो तो कैरेक्टर को फील करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो आप एक एक्टर भी हैं, सिंगर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट, न्यूज़ एंकर एंड अ लॉट मोर। तो एक्टर हैं तो आपने मूवीज़ भी कर रखी हैं, राइट? मूवीज़ भी की हैं आपने। तो हमारे जो इतने सारे स्टार्स हैं जैसे कि राजपाल यादव जी, सनी सिंह जी, सुप्रिया पाठक जी, और भी, और हाँ एक और अनु कपूर जी, आपने इन सब के साथ काम किया है आपने। आपको कैसा लगा, और स्टार्टिंग में आपको ऐसी इतनी बिग अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? ये अपॉर्चुनिटी मिलने का सबसे अच्छा ज़रिया जो है वो है भोपाली बोलना मेरा। जो मैं रील बनाता हूँ भोपाली में रवि की बकबक पे, वही कारण है ये। उनको एक कैरेक्टर चाहिए था जो भोपाली बोल सके, तो उनको कैरेक्टर चाहिए था जो भोपाली के साथ कॉमेडियन भी हो थोड़ा बहुत। तो किसी ने मेरे को अचानक से फ़ोन किया कि एक मूवी है लव की अरेंज मैरिज, जिसमें बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है, उनके साथ काम करना है। मेरे को नहीं पता था तब ये कि स्टार कास्ट जो है कौन कौन है उसके अंदर।
मैंने फ़ोन आया, मैं ऑडिशन मैंने कहा यार हो नहीं पाएगा मेरा, क्यों ही दूँ। फिर मेरा एक फ्रेंड है अतुल, उसने मेरे को अप्रोच किया कि एक बार जाके ऑडिशन तो दे, हो जाए शायद बड़ी फिल्म है, मौका मिल जाए काम करने। मैं गया, ऑडिशन दिया, उन्होंने मेरे को सिचुएशन दी, ऑडिशन किया भोपाली में ही, और ऑडिशन देके ऑल डन। मैंने कहा कहाँ ही होगा, बहुत लोग बड़े बड़े भोपाल के कलाकार जो हैं वहाँ ऑडिशन देने आए थे, तो मैंने कहा कहाँ ही होगा। फिर 15 दिन बाद मेरे पास अचानक से कॉल आता है कि हम ऐसा ऐसा है और ये है, आपको ये आपकी डॉक्यूमेंट दीजिए, आपको टिकट आएगी और आपको शूट पे निकलना है ओरछा। मैं खुश भैया, मैंने कहा वाह शूटिंग मिल गई और ये है वो है। तो हम बैठे और गए ओरछा, उतरे होटल्स वगैरह में एंटर, और भी मेरे साथ जो को स्टार्स थे या को कैरेक्टर जो हैं वो थे, उनके साथ बातचीत हुई कि कौन कौन है। तो अचानक से तो रात में हम पहुँचे और सुबह हमको सेट पे छोड़ा। सेट पे जैसे ही गए तो देखते हैं राजपाल यादव जी, अन्नू कपूर साहब, अवनीत कौर और सुप्रिया मैम और आपके मुश्ताक खान जी, और भी 2-4 कैरेक्टर ऐसे कि जिनसे कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ मैं, पहले जिनको टीवी पे देखा, आज अचानक से वो सामने राजपाल यादव जी बैठे हैं। पूरा बिल्कुल हिल गया मैं अंदर से, मिल गया यार इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बढ़िया वो एक्सपीरियंस था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि इतने बड़े स्टार को जिनको हम टीवी पे देखते आ रहे हैं बचपन के, अचानक से वो हमारे सामने हो, जैसे आप बैठी हैं ऐसे राजपाल यादव जी के साथ बैठना मिला। अन्नू कपूर जी तो भोपाल की हैं, उनके साथ बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिली और एक अच्छा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। लव की अरेंज मैरिज में मेरा कैरेक्टर जो था वो थोड़ा सा साइड वाला था कि मैं छेड़ू बना था उसमें। हाँ, दीदी गैंग में था मैं, कि जो अवनीत कौर जो लीड एक्टर्स हैं उनको छेड़ने वाला, तो एक भोपाली कैरेक्टर था, कॉमिक कैरेक्टर था, बढ़िया था। फैमिली का क्या रिएक्शन था, मतलब जब उन्हें पता चला कि आप मूवी कर रहे हैं? तो देखिए फिल्मों में काम करना है, वेब सीरीज़ में काम करना है, एक्टिंग करना तो बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था मैंने। लाइक सबसे पहले दूरदर्शन में काम किया था मैंने। दूरदर्शन के बाद एक वेब सीरीज़ थी अधूरा काम, जो यूट्यूब चैनल के लिए हमने की थी। उसके बाद एक वेब सीरीज़ आई मौका धोखा। इन सब में काम करते करते धीरे फीचर फिल्म मिली। फैमिली को पहले से ही पता था, एक्साइटेड थे काफ़ी कि अचानक से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, और तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन उनका रहा। उनको यही लगा कि देखिए कोई भी एक बंदा अगर परिवार से हटके या पूरे परिवार से हटके मैं अलग काम कर रहा हूँ, एंकर हूँ, न्यूज़ एंकर हूँ, रिपोर्टर हूँ, ये सब अलग अलग डिफरेंट फील्ड में काम करते रहना, और तो इन सब को देखते हुए सभी का रिएक्शन बहुत अच्छा था। सभी उत्साहित थे कि क्या देखने को मिलेगा, रवि को बड़े पर्दे पर देखने को मौका मिलेगा, तो काफ़ी बहुत अच्छा रिएक्शन था फैमिली का। ऑलराइट, सो भोपाल क्या है आपके लिए? भोपाल क्या है आपके लिए? देखिए भोपाल का ये सवाल ही गलत है आपका कि भोपाल क्या है मेरे लिए। मैं क्या हूँ भोपाल के लिए? भोपाल तो जान है हमारी। भोपाल बहुत खूबसूरत, भोपाल की जितनी तारीफ़ करें हम कम है। मैं इलेक्शन कैंपेन्स में काम करता हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया 70% भारत जो है मैं अभी घूम चुका हूँ, अलग अलग स्टेट, कभी कश्मीर, कन्याकुमारी, तो कभी असम, त्रिपुरा, मेघालय, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, सब जगह मैंने घूम चुकी हूँ। लेकिन जो मज़ा और जो अपनापन भोपाल के अंदर है वो कहीं नहीं है। जो चाय भोपाल की है ना साहब, वो चाय पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। तो भोपाल तो सब कुछ है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने इतना टाइम दिया जेसीसी को, जानवीज क्रिएटिव कॉर्नर को, हमारी ऑडियंस को, पूरी जेसीसी की टीम को। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हम सबको, हमारी ऑडियंस को, हमें, हमारी पूरी जेसीसी की टीम को, इवन खुद को भी। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ आप भी कुछ बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? आपको भी धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और जो चीज़ें थी अभी तक जो लोगों को नहीं पता थी वो यहाँ पे शायद आपकी ऑडियंस को जानने को मिले, और मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये कि लोग और एंगेज होंगे मुझसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, और ऐसे ही आप बने रहिए जानवी इस क्रिएटिव कॉर्नर के साथ, और भी नए नए चेहरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छा कुछ भोपाल के अंदर नया हो रहा है, और बहुत सपोर्टिव, हम भोपाली ऑलरेडी बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें और देखते रहिए रवि की बकबक, और साथ में जानवीज क्रिएटिव कॉर्नर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो मिलते हैं आप सबसे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि नेक्स्ट जो है, स्टे ट्यून्ड।